जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18 जनवरी 2014 को 2024 को शिफ्ट 1 में जो जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले ये है एक पोर्टल जो हमने लॉन्च किया है ncrtquiz.com, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस डाले हैं। बहुत सारे बच्चों का एनसीईआरटी को लेकर के एनसीईआरटी को कैसे कंसोलिडेट करें, इवेल्युएट करें, रिवाइज करें, तो उसके लिए ये चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए गए हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के 6 टू 12th क्लास के, साइंस के 6 टू 10th, पॉलिटी 9 टू 12th, इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर 11 12th, और इसमें धीरे धीरे हम हिंदी के भी क्वेश्चन, मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आपके सेशंस अवेलेबल हैं। हर चैप्टर के, हर बुक के जो पहला चैप्टर है वो फ्री है, जाकर आप जरूर उन टेस्ट को ट्राई कीजिए। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज ऑफ डिसंबर 2023। ठीक है जी, दिसंबर 2023 में लेजिस्लेटिव काउंसिल किस जो है राज्य में है। अच्छा, अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हमें बात करें 2023 में एज ऑफ दिसंबर 6 ही स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलता है। देखो, स्टेट लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर में आपको दो चीजें मिलती हैं, एक विधानसभा, ठीक है जी, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसको हिंदी में हम विधानसभा कहते हैं, और एक है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम हिंदी में विधान परिषद भी कहते हैं। ठीक है जी, विधान परिषद। और इंडिया में सिर्फ 6 ही राज्य हैं जहां पर आपको ये विधान परिषद मिलती है। और विधान परिषद की अगर हम बात करें तो 6 राज्य बड़े आसान है याद करने। देखो, एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है जी, तेलंगाना। और उसके बाद आपका हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, और उसके साथ आपका कर्नाटका, ठीक है जी, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटका। ठीक है, तो ये एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं 6 राज्यों में। तो अब इनमें से देख लो कौन सा है। सो दैट इज द उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलता है, विधान परिषद करता है। और विधान परिषद की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 1/3 हो सकती है ऑफ द विधानसभा की। मतलब विधान परिषद की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो 1/3 ऑफ विधानसभा होगी। ठीक है, और मिनिमम जो है 40 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 40 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कल को पंजाब में अगर आपको विधान परिषद चाहिए तो 117 एमएलए हैं, तो 117 का 1/3 करेंगे तो 39। तो वहां पर कितना स्ट्रेंथ होगी? 40 मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 1/3, विच एवर इज जो है कह लीजिए हायर। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, और एनएनआई इंडेक्स। देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं हम, एजुकेशन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे नेट नेशनल इनकम, तो अगर आप देखेंगे एक वर्ड यूज होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में, जीएनआई, जीएनआई परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। ठीक है, तो यहां पर ये वाला पार्ट आपका गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका? 1 एंड 2। ठीक है, आंसर हो गया आपका 1 एंड 2। सो कंपोजिट इंडेक्स डेवलप्ड बाय यूएनडीपी टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे आगे। एक सेशन, एक क्वेश्चन है और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा एडजस्टेड फॉर पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, नॉट द एनएनआई। अच्छा, परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट आई होप कई लोगों को क्लियर है। जिनको नहीं क्लियर, सिंपल भाषा में समझ लो कि अगर मैं ये कहता हूं $1 एक्सचेंज रेट जो है $1 का लगभग 85-86 रुपीज चल रहा है मान लो, बट मैं कहूं कि नहीं, 85 रुपीज नहीं है, मतलब जो परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में $1 सिर्फ 24-25 रुपए का है। तो सुन के थोड़ा हैरानी हो रही होगी। इसको सिंपल ऐसे समझो कि एक सर्टन सेट ऑफ बास्केट्स ऑफ सर्टन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है, जो आपको इंडिया में मिल रही है, और उसी का प्राइस जो है यूएस में है, तो उसको कंपेयर किया जाता है। सिंपल भाषा में समझें, मान लीजिए आप मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने गए, तो वहां पर एक जो सिंपल जो बर्गर है वो 40 रुपए का है, और यही सेम बर्गर, सेम क्वालिटी, सब कुछ यूएस में $2 का है। तो $2 इज इक्वल टू 40 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 20 रुपए। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका
परचेसिंग पावर पैरिटी। तो कुल मिला के, या इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि हम कई बार कहते हैं कि यार शहर में रहना थोड़ा महंगा पड़ता है, गांव में हम कम पैसों में भी अच्छा जो है लाइफ जी सकते हैं, अच्छा गुजारा हो सकता है। तो वैसे ही आप कहेंगे कि जी अगर न्यूयॉर्क जाना है या यूएस जाना है, वहां पे बहुत ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, तो दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी। ओके, सो ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम का एक कंपैरिजन है। टोटल इनकम अर्न्ड बाय द कंट्रीज रेजिडेंट, डोमेस्टिक प्लस अब्रॉड, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। इसमें जीएनआई इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं उनकी इनकम ऐड कर ली जाती है, और जो फॉरेनर्स इंडिया में रह के कमा रहे हैं उनकी इनकम माइनस कर दी जाती है। ठीक है जी। और इसमें भी जब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, सो वो क्या कहलाता है आपका नेट। देखो सिंपल सा फंड है, ग्रॉस और नेट में मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, दैट इज डेप्रिसिएशन का फर्क। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ओके, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, कैलकाटा मद्रासा वॉरेन हास्टिंग, किसने ये जो है बनाया? देखो इनका मकसद क्या था? सो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस। ठीक है, तो इनका मकसद ये था कि भाई इंडिया की सोसाइटी के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में वो जानना चाहते थे। एक फॉरेन लैंड में जब आप जाकर रूल कर रहे हैं, तो जब तक आपको वहां का सोसाइटी, वहां का कल्चर, वहां का लैंग्वेज, वहां का रिलीजन नहीं पता है, तो आप कैसे इफेक्टिवली वहां पर रूल करेंगे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कैलकाटा मद्रासा, सो वॉरेन हास्टिंग्स ने शुरू किया। तो क्योंकि कैलकाटा बेस्ड थे, ठीक है, ऐसे समझो, इसको लॉजिकली याद भी कर लेते हैं। ठीक है, आंसर तो मैं बता ही दूंगा, पर याद भी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कैलकाटा कैपिटल है, ठीक है, जिसको आज के समय पर हम कोलकाता कहते हैं। तो ये वॉरेन हास्टिंग्स, ठीक है, तो ये हम पहला गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते हैं। एशियाटिक सोसाइटी अब थोड़ा सा ब्रॉड बेस हो गया। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मतलब पूरे बंगाल की बात हो रही है। ठीक है, तो बंगाल काफी बड़ा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें प्रेजेंट डे बांग्लादेश, अभी हमारा वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये काफी बड़ा रीजन है। तो विलियम जोन्स कह रहे हैं जानना है, विलियम कह रहे हैं जानना है मेरे को बंगाल के बारे में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस। अब संस्कृत कॉलेज खुल रहा है, तो लॉजिकली हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बनारस भाई काशी और ओल्डेस्ट सिटी भी कई बार उसको हम कहते हैं। सो जोनाथन जो है डंकन, ठीक है, वो कह रहा है जहां डंका बजता है, हिंदुइज्म का डंका है या हिंदुइज्म का एक गढ़ है, ठीक है, तो उसमें वो संस्कृत कॉलेज ऑफ एट बनारस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से मैच्ड है, 1 2 3। तो आंसर क्या हो गया आपका? 1 2 3, आंसर हो गया 2। ठीक है, 1 2 3, तो ये सीधा सीधा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है जी, ओके। सो कैलकाटा मद्रासा 1781 में, ये 1784 में, और संस्कृत कॉलेज फाउंडेड इन 1791। ओके, जरावा ट्राइब्स कैन बी फाउंड मेजरली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? ठीक है, जरावा, कई सारी ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार की, ठीक है, जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अभी तक भी नहीं आई हैं। ठीक है, तो सेंटनलीज, ओंजेज, जरावा, ठीक है, सेंटनलीज, सेंटनलीज, एक बार स्पेलिंग देख लेना इसके, सेंटलीज, ओंजेज, जरावा। तो ये सारी ट्राइब्स कहाँ की हैं? ये आपको मिलती हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका जरावा ट्राइब्स यहाँ पर। सो वन ऑफ द इंडिजिनियस ट्राइब ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सो अंडमान आइलैंड स्पेशली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। दे लिव इन फॉरेस्ट ऑफ साउथ एंड मिडल अंडमान। द ट्राइब हैज resisted contact with the outside world for centuries. So strict laws under Andaman Nicobar protection of aboriginal tribes regulation prevent interference in their habitat. Which of the following is the correct financial year of India? तो मुझे जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने सही क्वेश्चन पढ़ा, कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा? ठीक है जी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आपने कहीं भी कोई पढ़ाई नहीं करी है, ये बड़ा ही बेसिक है। 31 मार्च को क्लोजिंग होता है, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। ठीक है जी, तो आंसर हो गया आपका 3। ठीक है, सो गवर्नमेंट अकाउंटिंग टैक्सेशन रन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया था ब्रिटिश रूल में 1867 में, और इट अलाइंस विद द फिस्कल सिस्टम ऑफ मेनी कॉमनवेल्थ नेशंस। बहुत सारे कॉमनवेल्थ नेशंस में आज भी ये यूज होता है। इट इज यूज फॉर यूनियन बजट प्रेजेंटेशन। इसीलिए जो यूनियन बजट है, पहले यूनियन बजट होता था फरवरी के आखिरी दिन में, अब होता है 1 फेब को। तो लगभग 2 महीने का समय मिलता है, उस पर डिस्कशन होता है, फिर आपका 1 अप्रैल से जो
जो है नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। In the first phase of Green Revolution, approximately mid 1960s to mid 1970s, the use of high yielding variety seeds were restricted to the more affluent in which of the following states? पंजाब, आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरली जब भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी वेस्टर्न यूपी खासकर। बट इसमें ना एक चीज और है, इसमें अगर सदर्न स्टेट्स में देखोगे तो सर्टन पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में भी ये चीज देखने को मिलती है आपको। ठीक है, तो आंसर इसका बोथ 1 और 2 है। ठीक है जी, तो आंध्र प्रदेश में भी आपको ये केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मैकेनाइज्ड टूल्स, so to some extent in parts of Andhra Pradesh also, so the affluent farmers in both states were initial beneficiaries। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो है गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, उनके जो डेल्टाज हैं वहां पर आपको देखने को मिलते हैं राइस की कल्टीवेशन है, तो वहां पर भी ये चीज लाई गई इनिशियल टाइम्स में। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चीफ इलेक्शन कमीशन आर करेक्ट? चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर कौन कौन सा कथन सही है? इलेक्शन कमीशन सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली इन 2001। 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये वो समय है। 1952 में पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं, सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, इट करंटली कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। सही है, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम 2 एडिशनल कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड इन 1993। ओके, पहली बार जो आपका 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे 1989 में, फिर उनको हटा भी दिया गया, फिर फाइनली 1993 में जाकर परमानेंट कर दिया गया कि 2 इलेक्शन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ना 2 इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं लिखा, लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स विच द प्रेसिडेंट में डीम इट फिट, ठीक, उस तरीके से। तो यहां पर जो है 1+2 अभी चल रहा है आपका। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एंड देयर टेन्योर हैव they have a tenure of 6 years and up to the age of 65 year whichever is early। for example, अगर कोई 55 में अपॉइंट हो गया तो +6 तो 61 में ही रिटायर हो जाएगा। अगर कोई 60 में अपॉइंट हुआ तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरा तो 6 साल का टेन्योर है, ठीक है, तो वो 65 में ही रिटायर हो जाएंगे, तो उनको 5 ही साल का टेन्योर मिलेगा। ठीक है, तो आंसर यहां पर 1 to 4, तो ऑप्शन हो गया आपका 1 to 4। ठीक है जी, ओके, सो इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 एंड सेलिब्रेटेड गोल्डन जुबली इन 2001, मतलब 50 साल पूरे हो गए, तो ठीक है जी, और ये है आपका आंसर। नेक्स्ट आपका, राइट्स पर्टेनिंग टू द स्टेजेस ऑफ द लाइफ आर कॉल्ड संस्कार्स, मैच द संस्कार्स लिस्टेड इन लिस्ट 1 एंड देयर मीनिंग्स इन द लिस्ट 2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन भी है, और पर इसको डिस्कस करते हैं, हो सकता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए दोबारा से। देखिए, बहुत सारी जो सेरेमनीज हैं उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। जनरली जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है, ठीक है, उस सेरेमनी को, बच्चे का मुंडन कराया जाता है, पहली बार जब स्कूल जाता है, ठीक है जी, पढ़ाई लिखाई शुरू होती है, उसको गुरु के पास ले जाया जाता है, जहां से कहा जाता है कि उसका ब्रह्मचार्य जो जीवन है वो शुरुआत हो गई है, उन सेरेमनीज की यहां पर बात की गई है। चलिए, तो एक एक करके यहां पर हम कोशिश करेंगे कि इसका रूट फॉर्मेशन भी समझें, ताकि आपको पेपर में ये सारी चीजें रटनी ना पड़े, आपको याद हो जाए। ठीक है, और जो संस्कृत के बारे में अच्छे से जानता है तो उसके लिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बट मैं कंसिडर ये करके चल रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की हवा भी नहीं लग रही होगी। ठीक है, तो समझते हैं, इसको याद भी कर लेते हैं। चलिए, निष्क्रमणम, चूड़ाक्रमणम, विद्या आरंभम और उपनयनम। ठीक है जी, चलिए अब इसमें ना एक एक करके देखते हैं। देखो, चूड़ाक्रमणम में क्या है, जो बच्चे के बाल होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो बालों का गुच्छा, उसको साफ किया जाता है, मुंडन कराया जाता है। ठीक है, आपका या तो पहले साल में ही करा लिया जाता है या तीसरे साल में कराया जाता है। ठीक है, उसके पीछे ये भी कहा जाता है कि नेगेटिविटी दूर होती है, नई लाइफ शुरू हो रही है, बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और तो ये हो गया आपका द राइट ऑफ टॉन्चर सेरेमनी, तो ये हो गया आपका बी। ठीक है, इसको आप देख लेते हैं, विद्या आरंभम। ठीक है, विद्या की शुरुआत, आरंभ होना, ठीक है, विद्या की शुरुआत। तो और ये भी उसी से रिलेटेड है, उपनयनम। ठीक है, उप माने मतलब टू टेक समवन, मतलब एक बच्चे को गुरु के पास ले जाना। ठीक है, तो इस को जो है ये वर्ड कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, उप माने नियर और नी माने टू लीड, टू टेक। ठीक है,
तो बच्चे को गुरु के पास लेके जाना, उसका जो जैसे मैंने आपको कहा कि इनिशिएशन इनटू द ब्रह्मचार्य। तो ये है आपका, सो टू बिगन द लाइफ ऑफ जो है स्टडी, ठीक है। एंड ये हो गया आपका टू बिगन द लाइफ ऑफ स्टडी। एंड यहां पर हो गया आपका इट इज डन द सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी। एक सेक्रेट थ्रेड और उसमें ओम लिखवाया जाता है चावल पे या स्लेट पे ओम, ठीक है। तो वो शुरुआत है आपकी। और निष्क्रमण जो है वही जो पहली बार बच्चे को घर से बाहर ले जाया जाता है, टेकिंग द चाइल्ड आउट ऑफ द हाउस सो दैट इट मे सी द सन। सो ये हो गया आपका डी। सो डी बी ए सी, तो आंसर हो गया आपका 1, ठीक है जी। ये देख लीजिए, सो नी माने आउट, क्रम, सो आउट क्रम, टू स्टेप, सो दैट इज द एक्ट ऑफ गोइंग आउट, लिटरल मतलब इसका हो गया टू एक्ट ऑफ गोइंग आउट। और क्रेस्ट और टफ्ट ऑफ हेयर, ठीक है जी, उसका शेविंग करना, ठीक है, मतलब मुंडन करना, जिसको हम नॉर्थ इंडिया में खासकर मुंडन बोलते हैं। और विद्यारंभम, बिगिनिंग ऑफ द कमेंसमेंट, ठीक है जी, ऑफ एजुकेशन, बिगिनिंग ऑफ लर्निंग। और ये हो गया टू टेक द चाइल्ड टू द टीचर और द गुरु, ठीक है जी। तो ये हो गया आपकी सेरेमनीज। यहां पर ये जो है यहां पर मेंशन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये स्लाइड मैं हटा दूंगा, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, इसमें क्लियर हो रहा है सारी चीजें। ओके, बुद्धा गॉट इनलाइटनमेंट अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, ठीक है। बुद्धा को इनलाइटनमेंट किस जो है जिसको बोधि ट्री भी हम कहते हैं, सो मैंगो ट्री, साल ट्री, बेनियन ट्री, पीपल ट्री, सो दैट इज द पीपल ट्री, ठीक है जी। पीपल पेड़ के नीचे बोधि ट्री जिसको कहा जाता है, बोध गया में। दिस इवेंट मार्क्स द फाउंडेशन नल मूवमेंट इन बुद्धिज्म, ठीक है जी। एंड जिसके बाद गौतम बुद्धा या जो सिद्धार्थ गौतम थे वो गौतम बुद्धा बन जाते हैं, एनलाइटेंड वन, ठीक है। तो आप यहां पर एक एक ट्रेंड को देखते चलना। कुछ कुछ क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, एक बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये आपको ट्रेंड भी समझना है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए हम एक इसका सेशन शुरू करते हैं या एक मॉक टेस्ट सीरीज या कहें तो इसका एक मैराथन सेशन लेकर आते हैं, तो उसमें ये चीजें आपकी होनी चाहिए जो आपको फोकस करना है। कुछ चीजें बार बार कराई जा रही हैं। ओके, नेक्स्ट आपका डैम और रिवर्स, जोजावा डैम, काबिनी रिवर, रविशंकर डैम, तापी रिवर, उकई डैम, नर्मदा रिवर, बंसुरा सागर डैम, महानदी रिवर, ठीक है जी। अब इसको भी याद करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको जो है बैन कर दिया असुर को कि वो कभी ना आए यहां पर। काबिनी रिवर है आपकी कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अमर कभी आकर हेमा की नकल लक्ष्मण को सिखा, ये मैंने जो पेड सेशन उसमें डिस्कस किया हुआ है। कावेरी की सारी ट्रिब्यूटरीज, अमर, अमरावती, काबिनी, ठीक है, कभी, तो फिर उसके बाद आकर, अर्कावती, हेमवती, लक्ष्मण तीरथ, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, कावेरी रिवर की। एनीवेज, तो ये हो गया आपका, ठीक है जी। अगर मैं इसको जो है यहां पर 1 2 3 4 और ए बी और सी और डी, ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, ठीक है जी। ए फोर्थ का ए है तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है जी, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। जोजावा 1 का जो है, ओके। देन हम देख लेते हैं आपका रवि, ये जो उकई उकई डैम जो है वो है आपका कई लोग खामखा तपते रहते हैं, कई होता है ना, कई लोग खामखा गर्म होते रहते हैं। यू कई कई लोग जो है खामखा गर्म होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी, ठीक है, ये हो गया आपका बी। तो ऑप्शन वैसे एक ही बचा आपका ये वाला, ठीक है। सो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, सो सेकंड का डी महानदी रिवर। तो महानदी, ठीक है, महानदी। और रविशंकर, रविशंकर शंकर भगवान की बात कर रहे हैं हम, तो महा, ठीक है। सो महादेव से आप इसको याद रख सकते हो, रविशंकर। तो ये हो गया महादेव से रविशंकर, महानदी से महादेव, रविशंकर, शंकर, ठीक है। ये हो गया आपका। और उसके बाद आपका क्या बचा, सी, ठीक है, नर्मदा रिवर, जो जावा डैम, ठीक है, नर्मदा रिवर, जो जावा डैम, ठीक है। तो ये हो गया सी डी बी ए, सी डी बी ए, आंसर हो गया 3। So Jujava Dam, located in Rajasthan, built on the tributary of Narmada River system.
ठीक है जी, भरवी शंकर डैम कॉल्ड गंगरेल डैम, महानदी इन छत्तीसगढ़, एंड यूकई डैम, और ये हो गया आपका तापी रिवर गुजरात, पंचरा पैनाड, ये हो गया आपका केरल में। Which of the following statements about the United Nations Human Development Index is incorrect? यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर कथन गलत है। सो इट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड इंडेक्सेस ऑफ ईच ऑफ द थ्री डायमेंशंस। ओके, तीन डायमेंशन कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। हेल्थ डायमेंशन इज असेस्ड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एजुकेशन डायमेंशन इज मेजर्ड बाय द मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट्स एज्ड 21 ईयर्स एंड मोर। नहीं, देखो एजुकेशन डायमेंशन में दो चीजें हैं, एक तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट्स एज 25 ईयर्स एंड अबव, ठीक है, 25 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उन्होंने लगभग कितने साल, एवरेज कितने साल जो है स्कूल में लगाए हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन इज मेजर्ड बाय द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। बिल्कुल ठीक, ये हमने अभी डिस्कस किया पहले वाले इसी सेशन में, एक जिसमें एनएनआई लिखा था, मैंने आपको बताया था वहां पर जीएनआई है, ठीक है, जीएनआई पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में। तो ये सही है, ये आपका गलत हो गया। ये भी सही है। अगर थर्ड गलत है तो देखो, थर्ड गलत है तो ये दो ऑप्शन गई। अब 1 एंड 2 और 2 एंड 4, तो 4 सही है, 2 सही है, पहला आपका गलत है क्योंकि यहां पर हार्मोनिक मीन नहीं है, यहां पर ज्योमेट्रिक मीन है। पहले अरिथमेटिक मीन हुआ करता था, अब ये ज्योमेट्रिक मीन यहां पर लिया जाता है। ठीक है जी, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से क्यूब रूट, ठीक है, तीनों डायमेंशंस का क्यूब रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 2 एंड 4, ठीक है जी, आंसर हो गया। अच्छा, 2 एंड 4 नहीं है, सॉरी, पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी, मेरे से भी गलती हो गई है। सो 1 एंड 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया 1 एंड 3, ठीक है, ये 1 एंड 3, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था। ये प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना, इसको इनकरेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने अभी, क्वेश्चन होता क्या है कि ना, हम इस जब स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं, जब तक हमें सॉल्व करना है तब तक हम इस चीज को भूल जाते हैं कि इनकरेक्ट देखना था, करेक्ट देखना था। प्लीज इस चीज को भी ध्यान रखना। Okay, so HDI uses the geometric mean, not harmonic mean of normalized indices, education indices, mean years of schooling for adults aged 25 years and above, ठीक है, not 21 plus, ठीक है। तो आपका दो स्टेटमेंट सही थी, दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, ठीक है जी। यहां पर आप देख सकते हैं, सो आई हेल्थ, आई एजुकेशन, आई हेल्थ 1/3, ठीक है, पहले अरिथमेटिक मीन होता था पर 2010 के बाद यहां पर ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है, ठीक है। हेल्थ डायमेंशन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और जो एजुकेशन इंडेक्स है उसमें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट एज 25 ईयर्स एंड अबव, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो कि बच्चा स्कूल जा रहा है, मतलब स्कूल जा रहा है तो लगभग एक्सपेक्टेड कितने साल जो है स्कूल में रहेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा परचेसिंग पावर पैरिटी। ओके, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर हूम। पहली बार दिल्ली किस किंगडम के, देखो उससे पहले क्या था, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज जो है कैपिटल हुआ करती थी, तो या मतलब एक पावर सेंटर था, फिर दिल्ली जो है भी कैपिटल बननी शुरू हुई। खैर, दिल्ली की जो एक कह लीजिए डोमिनेंस है वो बाद में चलकर जो है हमें देखने को मिलती है, पर दिल्ली कैपिटल पहली बार किसने बनाई, तोमर राजपूत ने, ठीक है जी, तोमर राजपूत ने जो है। बाद में फिर चौहान आते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है पृथ्वीराज चौहान का है, और फिर पृथ्वीराज चौहान फिर हम बैटल ऑफ तरेन फर्स्ट, बैटल ऑफ तरेन सेकंड, फिर हम जो है स्लेव डायनेस्टी की बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। मोहम्मद गौरी का जो स्लेव है, ठीक है, फिर वो कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कहानी पूरी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तोमर राजपूत 7th 8th सेंचुरी में, ठीक है जी, सॉरी 8th और 9th सेंचुरी में जो है आपको तोमर राजपूत देखने को मिलते हैं, फिर चौहान हैं। ओके, चलिए, एस्टेब्लिशिंग द लाल कोट, कंसिडर द अर्लीस्ट फोर्टिफाइड सिटी इन दिल्ली। As per the information available on November 2023, which of the following statement is correct about the tea industry in India? देखो टी इंडस्ट्री के बारे में क्या है कथन। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड द सेकंड लार्जेस्ट ब्लैक टी प्रोड्यूसर ग्लोबली। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि टी आई कहां से है, चाय का जो कंसेप्ट है वो आया कहां से, चाइना से, ठीक है जी, चाइना से आया वो चाय का कंसेप्ट। कहा जाता है कि चाइना में चाय कैसे हुई, कि एक राजा था, वो जंगल में शिकार करने गया, तो वहां से जब पानी बॉयल हो रहा था तो ऊपर से कुछ पत्ते गिरे, तो वो पत्ते जब उसकी महक आई तो देखा यार बड़ा अच्छा है, सो पीकर देखा गया तो वो बड़ा स्वाद था,
वहां से फिर वो चाय के बागान और पत्ती वो वहां से शुरुआत होती है। ये कुछ स्टोरी ब्रॉडली कुछ इस तरीके से स्टोरी है। तो चाइना है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है जी, असम में जो है असम वैली और कछार आर द टू टी प्रोड्यूसिंग रीजन इन असम, बिल्कुल ठीक है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, खासकर अगर आप केरल में जाएंगे, मुन्नार मुन्नार टी गार्डन्स, एनीबडी फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट, वेरी फेमस। ठीक है, केरल घूमने जाते हैं लोग तो स्पेशली वहां पर जरूर जाते हैं। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स 17% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक। सो आंसर क्या हो गया आपका 2 एंड 3। ठीक है जी, आंसर हो गया 2 एंड 3। So India is not the largest producer. China is, however, India is the largest producer of black tea, not the second. ठीक है, ओके। तमिलनाडु और केरल में अराउंड 70% ऑफ टोटल टी प्रोडक्शन। इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल ओवर दिल्ली? अब ये वाला जो कह लीजिए ट्रिक है, मैं पहले सेशन से डिस्कस कर रहा हूं। ये पांचवा सेशन है एक तरीके से, क्योंकि 17 जनवरी 2024 के जो 4 शिफ्ट के पेपर है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पांचवा सेशन है, तो आप मान के चलिए कि ये हमने साउथ कोरिया टू श्रीलंका, ठीक है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, तो इसमें स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोधी। तो यहां पर क्या पूछा है, सबसे पहले ये हो गया आपका खिलजी डायनेस्टी 4, फिर आपका तुगलक 3, और फिर सैयद और फिर लोधी। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2। आई थिंक इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता अगर आपको ये ट्रिक पता है, सो इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है जी, 4-3-1-2। तो ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, ये आप टाइम पीरियड भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो ब्रांच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लुकिंग आफ्टर द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस इन द स्टेट्स, बिल्कुल ठीक है। इट वाज क्रिएटेड इन May 2004, इज हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, बिल्कुल ठीक है जी, कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं इसमें। एज ऑफ December 2023 इट वाज हेडेड बाय श्री रमन कुमार। नहीं, रमन कुमार नहीं है, बिहार के एक जो है मतलब रहने वाले हैं, मंत्री हैं, काफी मुखर हैं, काफी एक्टिवली बहुत सारी स्टेटमेंट्स उनकी आते रहती हैं, गिरिराज सिंह। ठीक है, तब मतलब थे वो। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका 1 एंड 2। तो देखो अब ना इस क्वेश्चन में जीएस में पूछा है, बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बीच में एक पार्ट जो है करंट अफेयर्स का भी आ गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये सिमिलरली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जब आप देखेंगे उनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली जीके के क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा जीके करंट अफेयर्स मिक्स है यहां पर। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 1 एंड 2। द मिनिस्टर वॉज गिरिराज सिंह, नॉट श्री रमन कुमार। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज? अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक। सिंपल डेफिनेशन है नेचुरल रिसोर्सेज की। आप 8th क्लास की जो है सोशल साइंस या ज्योग्राफी की बुक देखेंगे तो, या साइंस का चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको पूरा एक चैप्टर मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज किसको कहते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सारी चीजें उसकी डेफिनेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका कोल, ठीक है जी, पेट्रोलियम, क्रूड क्रूड ऑयल बेसिकली, सॉरी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। ठीक है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है तो दोनों स्टेटमेंट सही होगी। ओके, सो ड्राइव फ्रॉम द नेचर एज सच लाइक वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हुमायूंस टॉम्ब? अब ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, देखो ये अगर आपने पहले 4 शिफ्ट के क्वेश्चंस देखे हैं तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सो द टॉम्ब बिल्ट इन 1570s ऑफ पर्टिकुलर कल्चरल सिग्निफिकेंस एज इट वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। गार्डन टॉम्ब मतलब टॉम्ब भी है और आसपास में 4 बाग स्टाइल। 4 बाग स्टाइल क्या है, अभी अभी आपको फोटो दिखाऊंगा तब आपको और क्लियर होगा। इट इंस्पायर्ड सेवरल मेजर आर्किटेक्चरल इनोवेशन कल्मिनेटिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल ऑल्सो। बेसिकली अगर आप देखेंगे ये बिल्डिंग है तो सामने ऐसे 4 बाग हैं। ठीक है, इधर इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको ये 4 बाग वाला स्टाइल खासकर मुगल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, करेक्ट पूछा है, सो ए। ठीक है, सो इट वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब, और इसको बनवाया किसने था? ठीक है जी, जो हुमायूं की
कह लीजिए वाइफ थी, ठीक है, हाजी बेगम, विडो ऑफ हुमायूं। ये देखिए, ठीक है, तो ये चार बाग स्टाइल, ठीक है, ये चारों साइड में आपको जो बाग्स मिल रहे हैं, तो ये आपको ये स्टाइल देखने को मिलता है। और सामने भी, ठीक है, यहाँ सामने भी, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से आपको ये बाग्स देखने को मिलता है, 1 2 3 4, ये हो गया आपका चार बाग स्टाइल। एज पर द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडिया इज अ कंट्री विच हैज द फॉलोइंग नेचर ऑफ फीचर्स। किस तरीके के फीचर हैं? सॉवरन सोशलिस्ट ओनली, सॉवरन सोशलिस्ट, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगेन आई थिंक अगर आपने पॉलिटी थोड़ा सा भी बेसिक से पढ़ा है तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरन संप्रभुता, ठीक है, सोशलिस्ट समाजवाद, जो है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद आपका डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और गणतंत्र, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? ओनली टू, ठीक है जी, ओनली टू, ठीक है। इसमें आपके तीन वर्ड SIS, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर, ठीक है, ये तीन वर्ड आपके कब ऐड हुए हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसको मैंने बताया था आपको 4 + 2 6, इस तरीके से आप याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है जी। चलिए, which of the following has been added by 92nd Amendment Act of 2003 as a scheduled languages in the 8th schedule? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कई बार इसकी ट्रिक बता चुका हूं, ठीक है जी। 21 + 71 = 92, सेंधा नमक, सेंधा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार, ये हर सेशन में आ रहा है इसका क्वेश्चन, ठीक है। सेंधा नमक और बोडमास, बोडमास, ओके। सो नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सेंधा से सिंधी, ठीक है जी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो बोडो, डोगरी, ये हो गया आपका, कोंकणी नहीं है। कोंकणी किसमें ऐड हुआ था? 71st में। अच्छा, बट ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो डोंगरी लिखा है, डोगरी नहीं लिखा है। तो डोगरी और डोंगरी वैसे एक्चुअली दो अलग अलग वर्ड हैं, पर जो ऑफिशियल आंसर की दी है, अच्छा इसमें आंसर 1 ओनली भी है, ठीक है। अगर मेरे से पूछेंगे तो टेक्निकली ये गलत है, मतलब डोंगरी नहीं होना चाहिए था, डोगरी है शब्द वो जो है। बट ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको पिछले सेशंस में भी कहा था कि कहीं थोड़ा सा डाउट लगे तो थोड़ा ब्रॉडर सेंस में उस आंसर को देखना, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या है आपका? 1 और 2। तो ये ऑप्शन आपका ऑफिशियल जो आंसर की में दिया है वो 1 और 2 दिया है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। डोगरी और डोंगरी शब्द जो है दोनों अलग हैं। डोंगरी बेसिकली द्योरी या डोंगरी, तिब्बतो बर्मीज पीपल, प्राइमरी फाउंड इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। और ये जो डोगरी है, डोगरास, ठीक है, इसको कई बार पंजाबी का डायलेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। सो जम्मू कश्मीर में, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा मतलब है, डिफरेंस है, बट ऑफिशियल आंसर की में 1 और 2 है। तो हम इसको 1 और 2 ही लेके चल रहे हैं, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि वो डोगरी ही लिखना चाह रहा था, वो गलती से डोंगरी लिख दिया, या वो ये मान के चल रहा है कि डोंगरी और डोगरी सेम है। अगर कोई जम्मू वाला इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखे कि क्या डोगरी को, जितना मुझे पता है डोगरी ही बोला जाता है, बट क्या डोंगरी शब्द भी एक्सेप्टेबल है डोगरी भाषा में? क्योंकि मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे नहीं मिला, मुझे मिला कि दोनों अलग हैं। पर कोई जम्मू वाला है जो जिसको डोगरी आती है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स ताकि बाकियों का भी भला हो जाए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मालविका अग्निमित्र? ठीक है जी, मालविका अग्निमित्र बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसमें दो है, मालविका और अग्निमित्र, ठीक है, मालविका और अग्निमित्र। अब अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि मौर्यन एम्पायर के बाद जो है शुंग जो एम्पायर आता है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, जो कि कमांडर इन चीफ थे बृहद्रथ के, जिसने बृहद्रथ को मारा और फिर जो है वो गद्दी पे बैठे और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करी। तो पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे थे अग्निमित्र, तो अग्निमित्र और मालविका के बीच में जो है एक लव स्टोरी यहां पर लिखी है, या उसके बारे में मेंशन किया है कालिदास। कालिदास गुप्ता एम्पायर में जाकर होते हैं, ठीक है, गुप्ता एज में। वो बेसिकली एक पहले की कहानी लिख रहे हैं कि अच्छा अग्निमित्र है और मालविका है, मालविका एक मेड है, उनका लव स्टोरी जो है वहां पर शो किया गया है। तो इसमें देखो दो तीन चीजें होती हैं जो ये जो हमारा कह लीजिए जितना भी राइटिंग्स हैं, इससे हमें सिर्फ ये नहीं है कि एक लव स्टोरी के बारे में पता लग रहा है,
उस पर्टिकुलर समाज के बारे में भी पता लग रहा है, उस समय का समाज कैसा था, ठीक है, लोगों का रहन सहन, बहुत सारी चीजें जो है हमें पता लगती हैं, ठीक है जी। रॉयल हाउस होल्ड कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, तो वो सारी चीजें हमें वहां से सीखने को मिलती हैं। सो इट डिस्क्राइब्स अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्र एज बिलोंगिंग टू बंबिका कुल एंड द बौद्धयान, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, बौद्धयान श्रौत सूत्र रिप्रेजेंट्स द बंबिका एज द कश्यप। अब देखो, मौर्यस के बाद जो शुंग डायनेस्टी आती है, पुष्यमित्र शुंग जो है वो एक ब्राह्मण थे, और ये कहा जाता है कि शुंग डायनेस्टी, फिर कन्वर डायनेस्टी, फिर बाद में गुप्ता डायनेस्टी आती है, तो कहीं ना कहीं दोबारा से हमें हिंदुइज्म का रिवाइवल देखने को मिलता है। हिंदुइज्म रिवाइवल जो है वो शुंग डायनेस्टी से शुरुआत हो जाती है, और कहीं ना कहीं इस चीज को एस्टेब्लिश किया गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ये शुंग डायनेस्टी के द्वारा, के ब्राह्मण हैं, और हमारी जो कह लीजिए लीनियज है वो कश्यप से आती है, तो वहां पर जो है एक लेजिटिमेसी आएगी, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, दैट वाज द रीजन। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो आंसर हो गया आपका, करेक्ट पूछा है तो आंसर हो गया सी, ठीक है जी, आंसर हो गया सी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सो इन दिस टेस्ट द lineage is associated with the Kashyap Gotra. So Gotra is a Vedic tradition, refers to patrilineal lineage, originally traced back to the ancient sages, ऋषिज, ठीक है, जो पर्टिकुलर एक ऋषि हैं उनसे वो पूरी की पूरी lineage हम डिराइव करते हैं, ठीक है। कई बार पूछते भी हैं कि गोत्र क्या है, तो वो बेसिकली जो ऋषि की संतान है उस तरीके से उसको देखा जाता है। सो कश्यप इज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड वैदिक सेजेस एंड मेनी एंशिएंट इंडियन क्लैंस ट्रेस देयर एंसेस्ट्री टू हिम, ठीक है जी। और तो ये था, so this reference to Mitra's Mambika affiliation tied with the Kashyap Gotra gives us insight into the Brahminical and Vedic tradition. Shung were Brahmins and tracing their descent through Kashyap reinforces their social and religious legitimacy in the post-Mauryan period. तो ये कहा जाता है कि शुंग डायनेस्टी के बाद फिर हमें हिंदुइज्म का रिवाइवल देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप जो भी ये सेशंस हम ले रहे हैं, ट्रस्ट मी बहुत मेहनत लग रही है इसमें, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चंस का पूरा पीपीटी एक्सप्लेनेशन तैयार करके फिर उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आना, कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चन ना हो, 20 क्वेश्चन के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर हो जाएं, याद हो जाएं, ताकि आपको पेपर में हेल्प मिले। दैट वाज द इंटेंट ऑफ दीज वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई भी डाउट है प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। प्लीज डू वॉच द होल सीरीज सो दैट इट मेक्स यू मोर नॉलेजेबल और आपको एग्जाम में जाकर हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।